दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग बुक्स में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डैनियल कायल की लिखी बुक द कल्चर कोड की समरी। सीक्रेट्स रखने हैं जरूरी। सीक्रेट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या आप क्यूरियस हो जाते हैं और उस सीक्रेट को जानने के लिए खोज करने लगते हैं? क्या आप जॉइंट फैमिलीज के पीछे की सक्सेस और उनके घर का कल्चर जानना चाहते हैं? और क्या आप बड़े सक्सेसफुल ग्रुप्स को देखकर हैरत में आते हैं कि कैसे ये वो कर पा रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे? तो हमारी आज की ये स्पेशल पेशकश द कल्चर कोड किताब की समरी आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए है, जिसे लिखा है मशहूर लेखक डैनियल कोयल ने, जिसकी वजह से आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ यहाँ कुकू एफएम पर बने रहिए और इस बुक समरी को पूरा सुनिए। डैनियल की ये किताब एक पूरी यात्रा है और हम आज आपको बताने वाले हैं इस यात्रा का ओवरव्यू, जिनका सफर आप हमारे साथ आगे के आने वाले सभी एपिसोड में तय करेंगे। ये किताब वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी सभी सीक्रेट से भरी हुई है और यहाँ वर्क कल्चर से मतलब सिर्फ वर्क प्लेस से ही नहीं है, बल्कि ये कल्चर आप अपने परिवार, दोस्तों और पास पड़ोस में भी अपना सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि जैसे आपने बैठे बैठे कुछ ही घंटों में एक पूरी डिग्री खत्म कर ली हो। डैनियल की इस किताब में लिखी हुई बातें पूरी तरह से भरोसेमंद लगती हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात को अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और इतिहास के पन्नों से लिए कुछ किस्सों के साथ साझा किया। डैनियल ने करीब 4 साल खोज करने के बाद लगभग 8 सक्सेसफुल ग्रुप्स को ढूंढा और उनका कल्चर स्टडी किया, जिनमें स्पेशल कॉप्स, मिलिट्री यूनिट, इनर सिटी स्कूल, प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम, मूवी स्टूडियो, कॉमेडी ट्रूप्स, चोरों का एक गैंग आदि शामिल थे, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट वो कल्चर को सेंस किया जो एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस पर बना हुआ था और हमें उनकी सफलता के पीछे छिपे उस कल्चर को इस किताब के जरिए बताया। डैनियल आउटसाइड मैगजीन के एक कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के साथ ही क्लीवलैंड इंडियंस के स्पेशल एडवाइजर भी हैं। डैनियल न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर रहे हैं। उनकी लिखी कई किताबें द बुक ऑफ टैलेंट, द सीक्रेट रेस, द टैलेंट कोड सभी खूब पसंद की गई और उनकी ये किताब द सीक्रेट कोड भी बेस्ट सेलिंग में शामिल है। डैनियल की ये किताब उनकी बताई खास 3 स्किल्स के ऊपर लिखी गई है जो एक बेस्ट कल्चर डेवलप करने के लिए बेहद ही जरूरी है। उन्होंने इन 3 स्किल्स को 3 अलग अलग चैप्टर्स में हमें बताया है और इन चैप्टर्स को समझाने के लिए हर चैप्टर्स के कुछ सब चैप्टर्स लिखे हैं। की लिखी पहली स्किल है बिल्ड सेफ्टी, जिसमें उन्होंने बॉन्ड्स ऑफ बिलोंगिंग और इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर चर्चा की है। दूसरी स्किल है शेयर वल्नरेबिलिटी, जिससे उनका मतलब है जब हम किसी जोखिम को साथ में साझा करते हैं तो कैसे हम आपस में विश्वास के लिए एक बड़ा कमरा तैयार कर लेते हैं। तीसरी और आखिरी स्किल है एस्टैब्लिश पर्पस, जिससे वे बताते हैं कि शेयर्ड गोल और वैल्यूज बनाने के लिए अच्छे नैरेटिव्स कैसे काम आते हैं। चलिए उनके दिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि 2 + 2 10 होते हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे या इस बात को कहने वाले आदमी को कंफ्यूज बताकर चलते बनेंगे? डैनियल ने यहाँ इस थ्योरी को जन्म दिया और उसे एक्सपेरिमेंटली तरीके से समझाया, जिसके लिए डैनियल ने एक एक्सपेरिमेंट को चुनौती के तौर पर तैयार किया, जिसमें बिजनेस स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस किंडरगार्टनर्स थे। उन सबको अनकुक्ड स्पैगेटी, टेप, स्ट्रिंग और मार्शमेलो से मिलाकर एक टावर बनाना था, लेकिन शर्त ये थी कि मार्शमेलो को सबसे ऊपर रखना होगा। जिसका टावर सबसे ऊंचा होगा वही टीम जीत हासिल करेगी। सबको यही लगा कि इसमें तो बिजनेस स्टूडेंट्स जो स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया, टोक्यो जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए लड़के लड़कियों की टीम जो होशियार है, स्किलफुल है, आखिर वही तो जीतेगी। जैसे कि हम हमेशा से जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होते हैं। कहाँ ये छोटे छोटे किंडरगार्टनर्स इन ग्रुप्स को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन हम बता दें कि यही हम थोड़े से गलत साबित हो जाते हैं और यही डैनियल हमें बताना चाहते हैं कि हम पहले से ही सोच के बैठे हैं कि कुशल कारीगर ही एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
हम कभी दूसरी तरफ अपना ध्यान ही नहीं देते और यहीं हम 2+2 को 10 होने से रोक देते हैं। लेकिन किंडरगार्टनर्स ने ये चैलेंज बिना किसी स्किल के सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और फॉलोएबल बिहेवियर की वजह से जीतकर 26 इंच का लंबा टावर बनाकर डैनियल की इस किताब में 2+2 को 10 करने का एग्जाम्पल दर्ज कर दिया। जबकि बिजनेस स्टूडेंट्स अपनी इतनी स्ट्रैटेजीज, नॉलेज और अनुभव के बाद भी सिर्फ 11 इंच का ही टावर बना पाए, जिस पर डैनियल कहते हैं कि 2+2 4 तभी तक रहेगा जब तक आप 2+2 को 10 होने का मौका नहीं दे रहे। यहाँ तक कि हार्वर्ड की 200 से भी ज्यादा कंपनीज पर की गई एक खोज के अनुसार बताया भी गया है कि एक मजबूत कल्चर किसी भी कंपनी की इनकम को 765% तक बढ़ा सकता है, जो कि 2+2 को 4 नहीं बल्कि 10 पर लाकर खड़ा कर देता है। इस किताब में डैनियल हमें कुछ महत्वपूर्ण जेस्चर्स के बारे में भी बताते हैं जो इंटरैक्शन और सोशल कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं बिलोंगिंग क्यूज और उन क्यूज को डेवलप करने वाली जरूरी क्वालिटीज क्या होती है, और भी ऐसी बातें जो आपका काम करने और रिश्ते बनाने का नजरिया ही बदल देंगी। शायद अब आप इन सभी बातों को जानने के लिए क्यूरियस हो ही गए होंगे, तो चलिए चलते हैं इस किताब की समरी के सफर पर। वो कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस एपिसोड में हम इस कहावत को सच होता हुआ देखने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट में जो किया है विल फेल्प ने। विल ऑस्ट्रेलिया की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पढ़ाई कर रहे हैं। विल ने अपने एक्सपेरिमेंट में अपने किरदार को बैड एप्पल्स और गुड एप्पल्स का नाम दिया है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब कोई इंसान आपके पास बैठकर सो जाए तो अक्सर आपको भी नींद आने लगती है। इसलिए ही रात में कार चलाते ड्राइवर के पास की सीट पर हम किसी सोने वाले व्यक्ति को नहीं बैठने देते। ऐसा ही कुछ हमारे काम करने की जगह के साथ भी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इंसान है निक। निक 3 अलग अलग किरदार निभाते हैं और वे तीनों ही नेगेटिव किरदार हैं, जो हैं जर्क, स्लैकर और डोनर किस्म के इंसान का। जब निक को 44 लोगों से भरे हुए एक मीटिंग हॉल में भेजा जाता है तो वहाँ बैठे सभी लोग निक के किए हुए एक्शंस की वजह से उसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं और उस पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस करीब 30 से 40% तक घट जाती है। निक बैठे बैठे आलस करते हैं और अपने सर को मेज पर रख देते हैं, तो वहाँ बैठे लोगों की ऊर्जा भी अपने आप ही कम हो जाती है। वे लोग भी डल महसूस करने लगते हैं। उनके इन व्यवहारों की वाइब्स लोग बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं। इस पर विल कहते हैं कि ये वाला निक उस वायरस की तरह काम करता है जो किसी शरीर में जाकर उसकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। इसलिए विल ने निक को बैड एप्पल्स कहा है। अब अगर बैड एप्पल्स बने हैं तो कुछ गुड एप्पल्स भी जरूरी होंगे। निक लगभग जिस भी ग्रुप में गया वहाँ उसने उन सब ग्रुप्स का प्रदर्शन 30% तक कम कर दिया। लेकिन एक ग्रुप ऐसा मिला जहाँ निक का किया हुआ कोई भी एक्शन काम नहीं आया। उसका कारण ये था कि वहाँ मौजूद एक गुड एप्पल जिसका नाम था जोनाथन वैसे कुछ खास नहीं करता था, लेकिन वो उस नेगेटिव एनर्जी को जो निक लेकर आता था उसे बेअसर कर देता था। जोनाथन पूरे समय मुस्कुराता, बातों पर हंसता और लोगों को बिजी और जुड़े रहने के लिए सवाल करता रहता, जैसे अच्छा तो आपको क्या लगता है, आप ये कर लेते हैं? और वे सवाल थे जो लोगों को जवाब देने पर मजबूर कर ही देते थे। और इस तरह वहाँ बैठे लोग अपनी एम की ओर बढ़ते रहे क्योंकि वे उस मीटिंग में खुद को सेफ महसूस कर रहे थे, जिससे उनकी टीम परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। इस पे विल कहते हैं कि सेफ्टी इज नॉट mere इमोशनल वेदर but rather the foundation on which strong cultures are built। जब डैनियल कुछ ऐसे ही और ग्रुप्स जैसे KIPP चार्टर स्कूल, अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड, कॉमेडी ग्रुप, IDEO डिजाइन्स में गए तो उन्होंने एक अलग कल्चर देखा जो बहुत शक्तिशाली था, और वो बना था उनके सोशल कनेक्शंस की वजह से, जिनकी एक लंबी लिस्ट थी, जैसे लोगों में नजदीकियां होना, अच्छा आई कांटेक्ट, हाथ मिलाना, गले लगाना,
बड़े भाषण की जगह छोटी छोटी एनर्जेटिक बातें करना, टोका टाकी कम करना, खूब सवाल पूछना, सुनना, हंसते मुस्कुराते रहना, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते रहना और जैसे थैंक यू बोलना, एक दूसरे के लिए दरवाजा खोलना आदि। डैनियल कहते हैं ये वे क्वालिटीज हैं जो हर काम करने वाले ऑफिसेज में होना बेहद जरूरी है। यही है जो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बना सकती है। इन ग्रुप्स में जो एक बेहतरीन रिश्ता था या कहें तालमेल था, जिसे हम गुड केमिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। अब इस केमिस्ट्री को जानने के लिए मैसाचुसेट्स कैम्ब्रिज के कुछ साइंटिस्ट जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, उनमें से एलेक्स पेंटलैंड जो कि वहाँ साइंस लैब चलाते थे, ने डैनियल को ओरेन लेंडरमैन से मिलवाया। ओरेन वही मार्शमेलो चैलेंज जो बिजनेस स्टूडेंट्स और किंडरगार्टनर्स में शामिल हुआ था, लेकिन एक अलग ग्रुप में जिसमें 3 इंजीनियर और एक लॉयर थे। इनका टार बिजनेस स्टूडेंट से तो बड़ा बना मगर किंडरगार्टनर से छोटा ही रहा। अब यहाँ जरूरी बात तो ये है कि इस ग्रुप के सफल न होने के पीछे क्या कारण रहा। वो ये था कि ओरेन अपने नजरिए या सोच के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, बल्कि ये उन सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डेटा की तरह चल रहा था, जहां उस ग्रुप के लोगों के एक एक एक्शंस दर्ज हो रहे थे पैटर्न के रूप में। जैसे लोगों के द्वारा बात करने का समय, कितनी आसानी से उन्होंने अपने अपने टर्न पर काम किया, बात करने की पिच, टोका टोकी का रेट, हंसना मुस्कुराना और भी बहुत कुछ। ये सब वो एक डिवाइस की वजह से रिकॉर्ड कर पा रहे थे जिसका नाम था सोशियोमीटर। सोशियोमीटर 5 गुना प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा सर्वर पर ग्राफ्स के रूप में भेजता था। सोशियोमीटर लोगों की प्रोटो लैंग्वेज को उनके बीच सेफ कनेक्शंस बनाने के लिए रिकॉर्ड करता है और ये लैंग्वेज बनती है बिलोंगिंग क्यूज पर। चलिए जानते हैं कि ये बिलोंगिंग क्यूज होते क्या है। बिलोंगिंग क्यूज वो है जो लोगों को आपस में जो एक सेफ एटमॉस्फेयर बना कर देता है। बिलोंगिंग क्यूज आपसे ये 3 सवाल करते हैं और जवाब भी देते हैं। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? इन लोगों के साथ हमारा भविष्य क्या है? और क्या यहाँ कोई खतरा हो सकता है? अगर आप इन 3 सवालों के जवाब से संतुष्ट महसूस करते हैं तो आप एक बेहतरीन कल्चर को उस ग्रुप में देखने वाले हैं। बिलोंगिंग क्यूज की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी, वे लोग उस ऊर्जा को वहाँ लगाते हैं जहाँ 2 लोग या ग्रुप आपस में सेफ फील करते हैं और वे एनर्जी शेयर करते हैं। दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन, वे लोगों को एक बेहद खास और इम्पोर्टेंट होने का एहसास दिलाते हैं। और तीसरा है फ्यूचर ओरिएंटेड, ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये रिश्ता आगे भी यूं ही चलता रहेगा। हम सभी लोगों के दिमाग में एक जगह होती है जो सबसे ज्यादा इस बात से डरती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर लोगों ने हमें नहीं अपनाया तो हम मर जाएंगे। ये हमारा डर बहुत ही नेचुरल है, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कुछ स्पेशल और खास करने की जरूरत है जिससे लोग अपना ये डर दूर कर खुल के काम कर सके और बेहतर रिजल्ट दे सकें। पेंटलैंड ने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया और देखा एक बिजनेस प्लान जब एक बेहतरीन तरह से एंजल इन्वेस्टर्स के सामने पढ़ा और समझाया गया तब उसकी रैंकिंग काफी ज्यादा हुई और वो प्लान पास भी हो गया। लेकिन जब वही प्लान कागजों के जरिए उन तक पहुंचाया गया तब उनकी रैंकिंग पिछली रैंकिंग से काफी कम रही और उसे पास भी नहीं किया गया। इसमें पेंटलैंड कहते हैं कि प्लान वही था, लेकिन जो प्लान कागजों पे था उसमें बिलोंगिंग क्यूज नहीं थे, वो पिच नहीं थी जो ये विश्वास दिलाती कि आप प्लान पर भरोसा कर सकते हैं, इसमें आप सेफ हैं और अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। पेंटलैंड कहते हैं कि ग्रुप परफॉर्मेंस उस व्यवहार से बनती है जो ये महसूस करता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस किताब के दूसरे पार्ट की ओर हमारे अगले एपिसोड में, जहां आपको आज की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन गूगल के बारे में कुछ बेहतरीन तथ्य जानने को मिलेंगे और हम खोजने वाले हैं अपने इतिहास से कुछ खास किस्से। तो जुड़े रहिए हमारे गूगल से सीख। गूगल नाम तो सुना ही होगा। हम सभी आज गूगल को एक बहुत ही सफल कंपनी के रूप में देखते हैं। इसके बारे में बताने के लिए किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, ये खुद एक एग्जाम्पल के रूप में आज हमें दिखता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर पेड़ कभी बीज भी रहा है और हम आपको इस बुक समरी में गूगल का उस बीज से एक विशाल पेड़ बनने तक का सफर
इस किताब के पार्ट 2 के जरिए समझाएंगे। चलिए चलते हैं सन 2000 की तरफ, जब अमेरिका के कुछ टैलेंटेड लोगों में होड़ लगी थी एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजन बनाने की जो सभी इंटरनेट यूजर की खोज को उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से जोड़ सके और $1 बिलियन का बाजार आपके सामने खोल के रख दे। सबको विश्वास था ओवरचर पर, जो एंटरप्रेन्योर बिल ग्रॉस की एक बड़ी सफल व $1 मिलियन कंपनी थी। लोगों का ओवरड्यू पर भरोसा बिल्कुल वैसा ही था जैसे मार्शमेलो चैलेंज में हम लोगों का बिजनेस स्टूडेंट्स पर था। लेकिन जैसे वहाँ भी हमें गलत साबित करते हुए किंडरगार्टनर्स ने जीत हासिल की, यहाँ भी ओवरचर को पीछे छोड़ते हुए गूगल ने अपनी जीत दर्ज कर ली। आखिर ये जादू हुआ कैसे? 24 मई 2004 को गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने गूगल किचन में एक नोट लिखकर पोस्ट किया, "These ads sucks"। जब ये नोट लैरी ने पोस्ट किया तब गूगल की ओवरचर से कंपटीशन कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। उस दौरान गूगल अपने एक प्रोजेक्ट एडवर्ड्स इंजन पर काम कर रहा था, जिसका मकसद था खोजी हुई चीजों को उनके सही एड पर ले जाना। लेकिन गूगल ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहा था। जैसे अगर वहाँ आप कावासाकी H1 मोटरसाइकिल की खोज करते तो वो आपको H1 फॉरेन वीजा एप्लीकेशन पर ले जाता। ये फेलियर इस पूरी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए काफी था, जिस कारण लैरी ने वो नोट भी गुस्से में पोस्ट कर दिया। लैरी की पोस्ट जब जेफ डीन ने देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाए, जबकि उनका एडवर्ड्स इंजन से कोई लेना देना नहीं था। वो एक अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, लेकिन फिर भी जेफ अपना काम छोड़ के एडवर्ड को सही करने में लग गए। जेफ को ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था, यहाँ तक कि ये काम करने के लिए जेफ ने ओवरटाइम भी किया और आखिर में उन्होंने अकेले एडवर्ड्स इंजन को सही करके एक जादू कर ही दिया। ये एक सफल प्रोजेक्ट साबित हुआ और गूगल ने पे पर क्लिक के मार्केट में राज करना शुरू कर दिया। गूगल का बिजनेस 6 मिलियन से 99 मिलियन तक पहुंच गया। जब 2013 में गूगल के एक एडवाइजर जोनाथन रोजनबर्ग ने गूगल पर अपनी किताब को लिखते वक्त जेफ से जब इस बारे में पूछा तो जेफ बहुत ही सरल दिखे, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी। एक प्रोजेक्ट था जो हो गया, इसलिए मुझे बहुत कुछ याद नहीं। क्या आप सोच सकते हैं जिस इंसान की वजह से गूगल ने अपना बिजनेस 6 मिलियन से 99 मिलियन तक पहुंचाया, वो उसका क्रेडिट भी नहीं लेने को तैयार था। यहाँ हम देखते हैं एक बेहतरीन वर्क कल्चर का एग्जाम्पल कि कैसे गूगल के एम्प्लॉइज कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपको बिलोंगिंग क्यूज से भरा हुआ एक माहौल मिलता है। जेफ ने ये काम कंपनी से मिले ऑर्डर्स पर नहीं किया, बल्कि अपना खुद का काम मानकर पूरा किया, और यही कारण था कि वो सफल भी हुए। काम करने की ऐसी फीलिंग तभी आती है जब आपको बिलोंगिंग क्यूज मिलते हैं। बिलोंगिंग क्यूज की मौजूदगी होने पर हर जगह एक परफॉर्मेंस डिफरेंस दिखता है। जैसे पजल सॉल्व करते हुए एक ग्रुप को जब एक स्लिप ये कहकर दी गई कि स्टीव ये पजल पहले सॉल्व कर चुके हैं और वो कुछ टिप्स आपको देना चाहते हैं। उस स्लिप में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उस पजल से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी देखा गया कि उस ग्रुप ने वो पजल दोगुनी तेजी और मन से पूरा किया, क्योंकि उन्हें इस स्लिप के जरिए मिले बिलोंगिंग क्यूज, जो कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो आपसे जुड़ा है, जो आप कर रहे हैं वो भी कर चुका है, इसलिए आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं दूसरी ओर एक हॉस्पिटल में सुसाइड केस के दाखिल किए आधे मरीजों को छुट्टी के बाद जब एक पोस्ट कार्ड ये लिखकर भेजा गया कि आपको यहाँ से गए अभी कुछ ही समय हुआ है, आशा है आप स्वस्थ होंगे। अगर आप हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा जरूर, हमें आपसे सुन के अच्छा लगेगा। तो देखा गया कि 2 साल बाद उन मरीजों में से आधे मरीज अपनी बीमारियों के कारण उसी हॉस्पिटल पे आकर दाखिल हुए जहाँ से उन्हें वो पोस्ट कार्ड मिला था, क्योंकि उन्हें पता था वहाँ कोई है जो उनकी परवाह करता है, वे वहाँ सुरक्षित हैं। बिलोंगिंग क्यूज वो छोटे छोटे क्लू हैं जो बड़े स्तर पर आपको छू जाते हैं, लेकिन ये एक लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है। एक क्यू देने के बाद रुक जाने से वो बॉन्डिंग नहीं बनाई जा सकती। आपको लगातार इन्हें जारी रखना होगा, लगातार बताते रहना होगा कि आप अपने साथी को कितना प्यार करते हैं, और ये बात आपको उन्हें हर बार कहनी और महसूस करवानी होगी। ये सब बातें डैनियल सिर्फ इन एक्सपेरिमेंट से
अपनी समझ विकसित करके नहीं बोल रहे, बल्कि साइंस में भी इसे टेस्ट किया जा चुका है। हमारे दिमाग को हर बार ये सिग्नल चाहिए कि वो बिल्कुल सेफ है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये जुनून हमारे दिमाग के बहुत कोर में पैदा होता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। ये उस स्कैनर की तरह है जो हमारे आसपास का वातावरण स्कैन करता रहता है और हमें संकेत देता है कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल सेफ्टी पर भी ऐसे ही काम करता है। हमारे दिमाग के अमिगडाला में एक सिग्नल बिलोंगिंग क्यूज से पहुंचते हैं और वो हमारे सामाजिक रिश्ते मजबूत बनाने में हमें मदद करते हैं और हम पूरी तरह से उस काम को, उस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। यही हमने अभी तक गुड एप्पल्स बैड एप्पल्स में भी देखा, जहां जोनाथन ने बिलोंगिंग क्यूज के सिग्नल देकर निक के बुरे सिग्नल को हटाया और सभी लोगों को टारगेट से हटने नहीं दिया। जेफ ने भी गूगल में काम करने वाले हर एम्प्लॉय से वही बिलोंगिंग क्यूज पाए, जिस वजह से उन्होंने अपना काम ना होते हुए भी एडवर्ड इंजन को सही किया और गूगल को $1 बिलियन कंपनी के मुकाम पर पहुंचाया। बिलोंगिंग क्यूज क्या होते हैं और कितने जरूरी होते हैं, अभी तक शायद आप ये समझ तो गए ही होंगे। अब हम आपको इन्हीं बिलोंगिंग क्यूज के बारे में बताने के लिए इतिहास में हुई घटनाओं से जोड़कर समझाने वाले हैं। तो चलिए खोलते हैं कुछ पुराने 1914 से 1918 तक चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। किसने नहीं सुना, कौन नहीं जानता इसमें हुई हिंसा के बारे में, लोगों का एक दूसरे को बेरहमी से मार देना, देशों के बीच चलती हुई राजनीति में मरते लोग, देश और दुनिया में हुआ नुकसान, ये सब हमें पता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जहां लोग इस विश्व युद्ध में एक दूसरे को मार रहे थे, गोली बारूद से जंग चल रही थी, वहीं एक हिस्सा ऐसा भी था जहां लोगों ने अपने दुश्मनों को गले लगा लिया, उनके साथ गाने गाए, सॉकर मैच खेला, सिगार पिए, हंसे, बोले, मुस्कुराए। जी हाँ, लोग वर्ल्ड वॉर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इस प्यारे किस्से के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं इस किस्से के बारे में और क्यों डैनियल ने यह किस्सा इस किताब में लिखा। 1914 में विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मन्स ने दोनों ओर से लड़ाई शुरू की और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए। जब वे इतने करीब आ गए कि आगे बढ़ना मुमकिन ना था, तब उन्होंने जमीनों में गड्ढे करके लंबी नालियां बना ली, जिसे ट्रेंचेस कहा जाता था, और दोनों ओर की ट्रेंचेस के बीच से बची जगह को नो मेंस लैंड ट्रेंचेस में छुपकर वे लोग गोलियां चलाते और अपनी लड़ाई लड़ते। अगस्त के करीब युद्ध शुरू होने के समय सैनिकों से कहा गया था कि ये जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वहां लंबे समय तक रहकर युद्ध लड़ना ही पड़ा। समस्या की बात ये थी कि वो जगह सी लेवल से नीचे थी और बरसात में काफी दलदली सी हो जाती। कुछ सैनिक तो वहाँ फैलती बीमारी से ही मर जाते और जो जिंदा रहते उन्हें 2 जंग लड़नी पड़ती। पहली ट्रेंचेस में फैले चूहे, कीड़े, पानी, गंदगी और उनसे फैली बीमारियों से, और दूसरा सामने बैठे दुश्मनों से। इसी लड़ाई के दौरान कुछ हैरान करने वाला हुआ। क्रिसमस की रात ब्रिटिश लोगों ने देखा कि जर्मन ट्रेंचेस में लाइट्स जल रही हैं। उन्होंने सुंदर सजावट की हुई है, क्रिसमस कैरल्स गाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं। ये देख ब्रिटिशर्स ने भी क्रिसमस की खुशी जाहिर करने के लिए गाने गाए, लाइट्स जलाई, एक दूसरे के लिए तालियां बजाई। बस इतना होते ही वे धीरे धीरे अपने ट्रेंचेस से बाहर निकलना शुरू हो गए। जब उन्हें ये महसूस हो गया कि हमें अभी कोई खतरा नहीं है, ये खुल के नाचने, गाने, खेलने, एक दूसरे से हाथ मिलाने, गले लगाने व खाने लगे। ये किस्सा थोड़ा चौंकाने वाला था कि कैसे क्रिसमस के दिन ये लोग अपनी दुश्मनी भूल के दोस्त बन गए। ब्रिटिश कमांडर फील्ड मार्शल सर जॉन फ्रेंच को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने इसे रोकने के सख्त निर्देश दिए, लेकिन उस क्रिसमस ट्रूस को नहीं रोक पाए और अंत में वे भी इनमें शामिल हो गए। इस बात को कुछ रिपोर्ट्स ने निंदनीय कार्य के रूप में रखा, तो किन्हीं ने क्रिसमस की पवित्र भावना के रूप में। सैनिकों को इसके बाद अपनी हाई अथॉरिटी से काफी सख्त दंड भुगतने पड़े। ये किस्सा आपको टोनी एशवर्थ की किताब ट्रेंच वॉरफेयर 1914-1918 में विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा और आप इस कहानी को पास से देख पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये 2 दुश्मनों के दिलों में अपनेपन की भावना एक दिन में पैदा नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे इनमें जन्म लिया। हमने देखा कि दोनों दल
एक दूसरे के करीब आए, भले ही लड़ने के लिए, लेकिन इस करीब आने ने उन लोगों के बीच एक जुड़ाव लाया, जैसा एक दूसरे के खाने की महक, आवाजें आना, हंसी की गूंज सुनना, एक दूसरे के गीत सुनना, एक सी समस्याओं से जूझना, खाना खाने का एक वक्त होना, क्योंकि उस वक्त गोलीबारी बंद कर दी जाती थी। दोनों ही दल बिल्कुल एक सी जिंदगी जी रहे थे, एक सा डर, एक सा भविष्य, और यही वो बिलोंगिंग क्यूज थे जो दो दुश्मनों ने एक दूसरे में पाए और क्रिसमस के दिन खुद को रोक नहीं पाए और गले मिले। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डैनियल ने ये किस्सा इस किताब में लिखा। आइए जानते हैं इस किताब में दिया एक और किस्सा जो आपको बिलोंगिंग क्यूज की इम्पोर्टेंस को समझाएगा। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो विप्रो में या तो काम कर चुके होंगे या फिर कोई जानने वाला करता होगा। आज जो विप्रो को हम एक सफल कंपनी के रूप में देखते हैं, जहाँ का वर्क कल्चर बहुत सेटल्ड और खुशनुमा है, यहाँ काम करने वाले लोग अच्छी सैलरी के साथ और भी कई अच्छी सर्विसेज पाते हैं। बदले में वे मन के साथ काम करते हैं। लेकिन ये बात आप सन 2000 में नहीं कह सकते थे। ये वो समय था जब विप्रो में 50 से 70% लोग हर साल अलग अलग बहाने देकर नौकरी छोड़कर जा रहे थे। विप्रो ने इंसेंटिव्स बढ़ाए, सैलरी बढ़ाई, जिससे लोग वहाँ काम करते रहे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। सन 2010 में कुछ रिसर्चर्स की टीम को बुलाया गया, जिसमें ब्रैडली स्टार्ट्स, फ्रांसिस्को गिनो और डैनियल थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कंपनी में 2 अलग अलग ग्रुप्स में भर्तियां की गई। पहले ग्रुप में भर्ती के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग प्लस एक और घंटा कंपनी की आइडेंटिटी के बारे में जानना, जिसमें उन्हें कंपनी के स्टार परफॉर्मर के बारे में, कंपनी की सफलता के बारे में बताया गया और उनका विप्रो के बारे में पहला इंप्रेशन क्या है, ये सवाल किया गया। ट्रेनिंग के अंत में एक टी शर्ट दी गई जिस पे कंपनी का नाम प्रिंट था। वहीं दूसरे ग्रुप को भी ट्रेनिंग प्लस एक एक्स्ट्रा घंटा दिया गया, जिसमें उन्हें कंपनी के बारे में नहीं बल्कि उनके खुद के बारे में पूछा गया, जैसे आपके बारे में क्या खास बात है जो आपको खुश रखेगी और कंपनी में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ले जाएगी। ऐसे और भी बहुत से सवाल जो उनसे पूछे गए और ट्रेनिंग के अंत में उन्हें भी एक टी शर्ट दी गई जिसपे कंपनी के नाम के साथ उनका भी नाम प्रिंटेड था। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद भी स्टार्ट्स को लगता नहीं था कि 1 घंटे का एक्सपेरिमेंट कुछ खास कर सकता है, लेकिन 7 महीने बाद जब देखा गया तो नंबर्स चौंकाने वाले थे। ग्रुप 2 के एम्प्लॉइज 250% ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे थे और ग्रुप 1 के एम्प्लॉइज 157% ज्यादा बेहतर थे बाकी अनट्रेन्ड लोगों से। अब अगर पूछा जाए कि उस ट्रेनिंग में ऐसा क्या था जिसमें सालों से चली आ रही विप्रो की इस समस्या को हल किया, तो वो थे उस ट्रेनिंग में दिए हुए बिलोंगिंग क्यूज, जिसमें उन्हें खुद के अहम होने पर विश्वास दिलाया गया। वे जरूरी है ये सवालों में दर्शाया गया और साथ ही हम आपकी परवाह करते हैं और आपके साथ ये सफर करना चाहते हैं। ये उस टी शर्ट पर उनका नाम लिखकर साबित किया गया, जो दिमाग के अमिगडालास ने एक बिलोंगिंग क्यूज के रूप में पढ़े और उन्हें कंपनी से जोड़े रखा। वैसे अभी तक आपको डैनियल के इस किताब में उन जगहों, एक्सपेरिमेंट्स और किस्सों के बारे में ही बताया गया है जहाँ जहाँ ये बिलोंगिंग क्यूज मौजूद थे और आपको सेफ एनवायरनमेंट दे रहे थे। लेकिन अब कुछ आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ ये बिलोंगिंग क्यूज नहीं थे। वो सेफ्टी जिसकी बात डैनियल करते हैं वो नहीं थी। आप आगे खुद समझ जाएंगे कि इन सब के ना होने पर रिजल्ट क्या होता है। बिलोंगिंग क्यूज के बगैर कुकू एफएम पर ये कहानी है मिनटमैन मिसाइलियर्स की। इन मिसाइलियर्स की संख्या करीब 750 आदमी और औरतों से बनी थी जो एक न्यूक्लियर मिसाइल ऑफिस में काम करते थे। ये ऑफिसेस काफी दूर जैसे वायोमिंग, मोंटाना और नॉर्थ डेकोटा में थे। यहाँ ऐसी खतरनाक और पावरफुल मिसाइल्स थी जो हिरोशिमा में किए गए हमले में शामिल मिसाइल से भी ज्यादा बुरे रिजल्ट दे सकती थी। इस मिसाइलियर्स को चलाने के नियम कानून जनरल कर्टिस लेमे ने 1940 में बनाए। वे एक बहुत ही सख्त इंसान थे। उन्हें टफेस्ट कॉप ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहा जाता था। जब एक बार लेमे सिगार के साथ बॉम्बर रूम में चले गए, तब एक क्रू के टोके जाने पर कि सर बम फट सकता है, उन्होंने कहा इट वुडंट डेयर। उनके इस जवाब से उनकी सख्ती, कड़क मिजाज और डिसिप्लिन का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण था जिस वजह से उनके बनाए हुए रूल्स ने कई सालों तक बेहतरीन काम किए। लेकिन उनके बाद से कंपनी की असफलताएं तेजी से बढ़ने लगी। उनकी असफलता के पीछे के कारण कभी कभी लापरवाही
तो कभी बेमतलबी। जैसे अगस्त 2007 में पाया गया कि मिंटो एयरफोर्स बेस मिसाइल जो 6 लोडेड न्यूक्लियर मिसाइल्स लेकर चल रहा था, उन्होंने घंटों तक उसे बिना किसी की देख रेख के रनवे पर छोड़ दिया। दिसंबर 2007 में मिंटोज मिसाइल लॉन्च भी अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि वहां बैठे सिक्योरिटी के लोग अपने फोन में वीडियो गेम खेल रहे थे। ऐसी कई बेवकूफियां और लापरवाहियां सालों तक चलती रही। 2012 में एक शोध में पाया गया कि मिसाइलियर्स फोर्स में लड़ाई झगड़े, लोगों में झुंझलाहट, उनके साथ अब्यूजेस का रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं कि चीजें सही हो रही हैं या गलत, बस हमें खुद को किसी परेशानी में नहीं डालना। जनरल कोवाल्स्की ने कहा कि यहाँ दिक्कत ट्रेनिंग में नहीं है, बल्कि उन लोगों में है जिन्हें डिसिप्लिन से दिक्कत है। उन्हें सुधारने की काफी कोशिशें की गई, तरीके बदले गए, लोगों को इधर से उधर बदला गया, लेकिन ये सब के साथ जो नहीं बदला गया वो था उनके साथ होता आ रहा टफ बिहेव। इसलिए कोई भी कोशिश रंग नहीं ला सकी। देखा जाए तो मिसाइलियर्स लेजी, अनमेच्योर और सेल्फिश थे, लेकिन अगर हम उनके ग्रुप का कल्चर अपने बिलोंगिंग क्यूज के नजरिए से देखें तो हम कुछ और ही तस्वीर देख पाते हैं। उनके उस कल्चर में बिलोंगिंग क्यूज के एक भी सवाल का जवाब पॉजिटिव नहीं था। जैसे क्या हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं? इसका जवाब हमें मिलता है नहीं। वे लोग 24 घंटे साथ तो थे, लेकिन वहाँ की हालत बेहद खराब। उन्हें बहुत ही कम टेम्परेचर वाली जगहों में रखा जाता था, जहाँ वे खुद को बहुत कम साफ रख पाते थे। नालियाँ भरी रहती, रहने की हालत इतनी खराब थी कि वे वहाँ नहीं रहना चाहते थे। क्या हम कोई भविष्य शेयर करते हैं? जवाब था नहीं, क्योंकि जब सिलॉस को बनाया गया तब मिसाइलियर एक अहम हिस्सा था अमेरिका की डिफेंस का। लेकिन कोल्ड वॉर के अंत में मिसाइलियर्स का भविष्य बदल दिया। उन्हें इस चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा था जो अब वजूद में ही नहीं है। ब्रूस ब्लेयर जो एक मिसाइलियर थे, उन्होंने लिखा, कोई भी अब मिसाइल में नहीं रहना चाहता। पदोन्नति का अब कोई मौका नहीं बचा। मिसाइल में रहकर कोई जनरल नहीं बन सकता। क्या हम यहाँ सुरक्षित हैं? जवाब आया नहीं। वहाँ समस्या मिसाइल्स की इतनी नहीं थी, लेकिन थी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशंस की, न्यूक्लियर रेडीनेस टेस्ट की, जो बेहद कठिन होते और उनमें उन्हें पूरे नंबर लाने होते, वरना वो फेल हो जाते। वहाँ के नियम इतने सख्त थे कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो प्रेसिडेंट की बात ना मानने जैसी सजा दी जाती। वहाँ आप या तो परफेक्ट है या तो डम, जिस कारण वहाँ कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। इस पूरी कहानी में हमने देखा कि बिलोंगिंग क्यूज के ना होने पर ये ग्रुप एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाया। आपको ये पता लग गया होगा कि बिलोंगिंग क्यूज क्या होते हैं और क्यों जरूरी है, लेकिन ये क्यूज बिल्ड कैसे किए जाते हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो बिलोंगिंग एक रिश्ता है जो अपनेपन की भावना से भरा हुआ है, और ये रिश्ता अपने आप तो नहीं बन सकता। इसे बनाने के लिए ऐसे किरदार का होना जरूरी है जो इस अपनेपन की भावना को एक दूसरे में ला सके, इसे खुद से जोड़ सके। आपको बताते हैं एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिनका नाम है ग्रेग पोपोविच। पोपोविच एक बास्केटबॉल टीम सैन एंटोनियो स्पर्स के कोच हैं। इनके बारे में हमें बताया नील पाइने ने, जो एक लेखक है। नील अपने एल्गोरिदम के साथ सभी टीम्स को लेकर भविष्यवाणी करते कि ये टीम कितने मैच जीतेगी, कितने हारेगी, और उनकी सारी भविष्यवाणी जो एल्गोरिदम बेस्ड थी वो हर टीम के लिए हमेशा सही होती थी, सिर्फ एक टीम को छोड़कर, और वो थी पोपोविच की टीम, जो नील के सभी आंकड़े गलत साबित कर अमेरिका की लगातार 2 डिकेड्स तक नंबर 1 टीम रही, जिस कारण नील ने अपने ग्राफ का टाइटल भी रखा, ग्रेग पोपोविच इज इम्पॉसिबल। उनकी टीम की लगातार सफलता के कारण उसे काफी ऑब्जर्व किया जाता। उनकी टीम में एक खासियत हर इंसान ने देखी, वह महसूस की, वो थी उनकी टीम का व्यवहार, जैसे एक्स्ट्रा पास, अलर्ट डिफेंस, टायरलेस हसल। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतना सेल्फलेसनेस नेचर एक टीम में भर देने का काम आखिर पोपोविच ने किया कैसे? सबको लगता कि शायद वे टीम के खिलाड़ी चुनते वक्त ज्यादा सतर्क और चूजी रहते होंगे, जिसमें वे सिर्फ मेहनती टीम को आगे लेकर चलने वाले खिलाड़ी ही लेते होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उनकी टीम में शामिल कुछ खिलाड़ी जब दूसरी टीम में थे तो उनका व्यवहार अलग था। यहाँ तक कि स्पर्स के कई खिलाड़ी
तो ईगल स्काउट्स प्रोफाइल के लिए भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। कई खिलाड़ियों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया। तो अब ये तो समझ आ गया होगा कि ऐसा नहीं कि पोपोविच ने सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स ही अपने टीम में रखे हैं। तो सवाल था, फिर ऐसा क्या था कि सभी खिलाड़ी स्पर्स में आकर बेहतरीन प्रदर्शन करते और दूसरी टीम में वे सिर्फ एवरेज परफॉर्मर ही रह जाते। इस बात को जानने के लिए हमें जानना होगा पोपोविच को, उनके व्यवहार को। अगर आप जानना चाहते हैं इस मिस्ट्री को, जो आपको हल ही नहीं करनी है, बस सुननी है कि ये जादू पोपोविच ने कैसे किया, तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड में, जहां डैनियल आपके इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। खेल में रिश्ता। खेल में जीत हो या हार, पोपोविच का अपने खिलाड़ियों के साथ रिश्ता बेहद सेंसिटिव था। जब भी कोई खिलाड़ी उदास होता या खेल में मुश्किलें बढ़ती जाती, वह बिल्कुल ऐसे आता जैसे कोई उनके पिता उनके पास आए हों। वे उनके सर पर हाथ घुमाते, किसी के कंधे पर हाथ रखते, किसी को बैठकर समझाते, किसी के साथ हंसी मजाक करते। इन सभी चीजों से वे अपने खिलाड़ियों का मनोबल हमेशा बनाए रखते। ओक्लाहोमा में हुए इस मैच के बाद जब पोपोविच ने अपने खिलाड़ियों को एक साथ बुलाया और बैठाकर वीडियो चलाई, तो पहले सभी को लगा कि शायद ये उनकी गलतियों के बारे में दिखाएंगे कि वो कहाँ गलत थे और उसे कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोपोविच की वीडियो चलाते ही लोगों ने देखा कि वह एक डॉक्यूमेंट्री थी जो कि वोटिंग राइट्स एक्ट की 15वीं सालगिरह के ऊपर थी। लोग हैरान थे। सभी ने बहुत शांति से उस डॉक्यूमेंट्री को सुना और डॉक्यूमेंट्री खत्म होते ही पोपोविच ने अपने वही पुराने सवाल शुरू कर दिए, जो कि पर्सनल, सीधे और टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। उनका सवाल था, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम वहाँ होते तो क्या करते? और फिर क्या था, लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया और वह देखते ही देखते कमरा थोड़ी ही देर में एक सेमिनार के रूप में बदल गया। पोपोविच का मानना है कि बास्केटबॉल के अलावा भी हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं और हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए। पोपोविच खाने के बहुत शौकीन हैं। उन्हें वाइन बहुत पसंद है। उनका मानना था कि ये सिर्फ खाना और वाइन नहीं है, बल्कि इनके द्वारा आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इसलिए वे अक्सर अपने खिलाड़ियों के साथ डिनर पर जाया करते, उनके साथ वाइन पिया करते और ये बात सिर्फ इन मील्स तक ही सीमित नहीं थी। सीजन के अंत में अपने सभी खिलाड़ियों को उन वाइन्स की बोतल के लेबल और डिनर के मेन्यू एक प्यारी सी फाइल में रखकर भेजा करते। पोपोविच और उनकी टीम के खिलाड़ी डंकन का रिश्ता जानने लायक किस्सा है। डंकन को सिलेक्ट करने से पहले अपनी टीम के लिए पोपोविच उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने उनके साथ करीब 4 दिन बिताए, उनके परिवार से मिले, स्विमिंग की बातें की, बास्केटबॉल खेले। यह कोई आम बात नहीं थी। ज्यादातर कोचेज अपने खिलाड़ियों के साथ शॉर्ट में बातें करते हैं, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव। परिवार को जानना, खिलाड़ियों को पर्सनल तौर पर जानना उनके लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन पोपोविच ऐसे नहीं थे। वे डंकन को पूरी तरह से जानना चाहते थे कि वह कैसे इंसान है, क्या वह लोगों की मदद करने वाले हैं, क्या वो पोलाइट है, क्या वह अपनी टीम को आगे रखकर आगे बढ़ सकता है। और कुछ ही समय में पोपोविच और डंकन का रिश्ता पिता और बेटे के रिश्ता सा बनते चला गया, जिसमें भरोसे और प्यार की कोई कमी नहीं थी। 2013 में मियामी की हार के बाद पूरी टीम में टेंशन थी। वो हार बुरी इसलिए भी थी क्योंकि उस वक्त खिलाड़ी पूरी तरह से श्योर थे कि जीत उनकी ही होगी, जिस कारण वो अपने पसंदीदा होटल गाबियानो में एक बड़ा रूम भी बुक कर चुके थे। लेकिन उनका सोचा आखिर नहीं हुआ और वे मैच हार गए, जिसके बाद खुशी मनाने का कोई मतलब नहीं था। वे उस होटल में जाते और जश्न मनाते, लेकिन पोपोविच ने उन सबको वहाँ डिनर के लिए बुलाया, अच्छी बातें की और ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वे अभी एक बड़ी हार से निकले हैं। उस वक्त वे खिलाड़ियों की ऐसी खातिरदारी में जुट गए जैसे कोई पिता अपनी बेटी को विदा करता है। ये थे पोपोविच, जिनका किरदार ये बताता है कि अपनेपन की भावना को कैसे बिल्ड किया जाना चाहिए कि आपका और आपके ग्रुप का प्रदर्शन अच्छा रिजल्ट दे। अभी तक हमने जाना नींव बनाना मतलब बिलोंगिंग क्यूज को बेस से बिल्ड करना। अब हम जानते हैं उस नींव के ऊपर की मंजिल को सुंदर तरीके से डिजाइन कैसे किया जाना चाहिए, मतलब कि डिजाइनिंग ऑफ बिलोंगिंग क्यूज। आइए सुनते हैं एक और कहानी डैनियल की किताब से, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था
हर मुश्किलों के लिए आसान तरीके ढूंढ लेना, हर नामुमकिन को एक चुनौती मानकर स्वीकार करना और उसे मुमकिन कर दिखाना। उनका नाम है टोनी शे। टोनी का ये व्यवहार बचपन से ही था। आपको जान के हैरानी होगी कि टीवी शो से प्रेरित होकर उनमें ऐसी सोच का विकास हुआ। उस शो का नाम था मैगाइवर। टोनी के माता पिता जब उन्हें अपने पियानो, वायलिन, ट्रम्पेट आदि की प्रैक्टिस करने को बोलते तो वो अपनी प्ले की हुई धुन को रिकॉर्ड करके कैसेट में चला दिया करते थे। एक बार उन्होंने स्कूल का फोन फ्री पॉन डायलर पर डाल दिया था, जिससे उन्हें अपने साथियों में काफी तारीफ मिली। हार्वर्ड पहुंचने के बाद भी उनका ये बिहेव चलता रहा। वे क्लास के नोट्स इकट्ठा करते रहे और $20 में बेच देते। पिज्जा ओवन किराए पर लेकर पिज्जा बेचते और बढ़िया मुनाफा कमाते। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने और उनके पार्टनर ने 1998 में अपना सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया और $1 मिलियन का बिजनेस किया। इसके बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत खत्म नहीं हुई और उन्होंने ऑनलाइन रिटेलर बिजनेस shoesite.com में कदम रखा। इस वक्त ई कॉमर्स इतनी सफल नहीं थी, फिर भी टोनी ने ये रिस्क लिया। टोनी एक पूरा वेंचर बनाना चाहते थे जिसमें वो मस्ती और पागलपन का माहौल बना सके। उनके लिए शू साइट सिर्फ जूते नहीं बांटेगी, वो बांटेगी लोगों के साथ भावनाओं को। कुछ समय बाद टोनी कंपनी के CEO बन गए और कंपनी का नाम बदलकर ज़ेपॉस रख दिया। शुरुआती दिनों में कंपनी ज्यादा मुनाफा नहीं कर सकी, लेकिन धीरे धीरे उसने अचानक सफलता के आंकड़ों को छूना शुरू कर दिया। 2009 में ज़ेपॉस ने 1.1 बिलियन का टर्नओवर दिया। ज़ेपॉस को अमेज़न को बेचा गया और आज के समय में उसमें 15,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ज़ेपॉस को एक सबसे ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आप हार्वर्ड में आसानी से नौकरी पा सकते हैं, लेकिन ज़ेपॉस में नहीं। जोखिम का खेल। दोस्तों, अगर आपको बुक समरी का पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।